प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जिस बहुपद में सबसे अधिकतम घात 2 होती है, जैसा कि आपको सामने एक बहुपद दिया हुआ है 3x² + 5x - 2। इसमें सबसे अधिक घात, सबसे उच्चतम घात है 2, इसलिए ये है हमारा द्विघात बहुपद। तो जिस बहुपद की सबसे अधिकतम घात 2 होती है वह बहुपद द्विघात बहुपद होता है। द्विघात बहुपद का मानक रूप, इसका जो मानक रूप है, जिसे व्यापक रूप भी कह सकते हो, व्यापक रूप, तो इसका व्यापक रूप हम लिखेंगे ax² + bx + c। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। कई बार परीक्षा में हमसे प्रश्न पूछ लेता है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखिए, तो आपको मानक रूप में ax² + bx + c लिखना। यहाँ पर a जो दिया हुआ है, इस a का मतलब होता है x² का गुणांक। ये भी आपको याद रखना है, x² का गुणांक। जो हमारा यहाँ पे b है इस बहुपद में, द्विघात बहुपद में, इस b का मतलब हमारा होगा x का गुणांक। और जो हमारा c है, ये द्विघात बहुपद का अचर पद होता है, यानी एक संख्या होती है, संख्यात्मक मान होता है। तो c का मतलब यहाँ पे होगा अचर पद। जब भी आपका कोई द्विघात बहुपद आ जाए परीक्षा में या प्रश्न में, तो उस बहुपद में आप a, b और c को सबसे पहले पहचानोगे। जैसा एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। एक बहुपद यहाँ पे लिखा हुआ है 3x² + 5x - 2। तो इसमें हम देखते हैं कि x² का गुणांक 3 है, अर्थात x² 3 बार यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे a का मतलब हो गया x² का गुणांक, जो यहाँ पे 3 है। तो इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा a बराबर हो जाएगा 3, राइट। और b का मतलब है x का गुणांक। प्रश्न में अगर हम देखें तो x का गुणांक यहाँ पे 5 है, तो यहाँ b का मतलब हो गया हमारा x का गुणांक, अर्थात x कितनी बार है, यहाँ पे x है हमारा 5 बार। इसी प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, हम देखते हैं c, और ये c हमारे द्विघात बहुपद का एक अचर पद, अर्थात एक संख्यात्मक मान होता है। जैसा कि उस उदाहरण में हम देखते हैं, यहाँ पे संख्या हमारी -2 आई हुई है, तो ये -2 हमारा c कहलाएगा, c बराबर -2। इसी प्रकार आपको प्रत्येक द्विघात बहुपद में a, b और c की पहचान करनी है। यहाँ a का मतलब होगा x² का गुणांक, b का मतलब x का गुणांक और c का मतलब होगा हमारा अचर पद। इसी क्रम को अब हम आगे बढ़ाएंगे। और दूसरी बात आती है द्विघात बहुपद के शून्य। ये है द्विघात बहुपद के गुणांक। ये जो मैंने आपको बताए हैं, ये कहलाएंगे द्विघात व्यंजक के गुणांक, द्विघात व्यंजक के गुणांक या द्विघात बहुपद के गुणांक। द्विघात बहुपद कह दो चाहे द्विघात व्यंजक कह दो, द्विघात बहुपद के गुणांक कहलाएंगे a, b और c। अब हम आगे इसी क्रम को बढ़ाते हैं।
आगे का जो हमारा पॉइंट है वो है द्विघात बहुपद के शून्य भी हमें समझने हैं। द्विघात बहुपद के शून्य, द्विघात बहुपद के शून्य, द्विघात बहुपद के शून्य। तो सबसे पहले आपको ये देखना है शून्य क्या है। तो द्विघात जो बहुपद होता है, जैसे एक उदाहरण मैंने यहाँ लिखा है 3x² + 5x - 2। तो यहाँ पे अज्ञात राशि जो हमारी x है, इस x का वह मान शून्य कहलाएगा जो उस मान को इस व्यंजक में रखने पर पूरे व्यंजक का मान शून्य हो जाए, वह संख्या हमारी कहलाएगी उस बहुपद की शून्य। तो शून्यक आपको ये भी याद रखना है कि किसी भी द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। शून्यकों की संख्या 2 होती है। संख्या 2 होती है, यानी कि किसी भी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। किसी भी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। किसी भी द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। उन दोनों शून्यकों को अल्फा और बीटा से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि पहला शून्यक जो है, प्रथम शून्यक, ये हमारा कहलाएगा अल्फा बराबर अल्फा। और जो हमारा द्वितीय शून्यक है, द्वितीय शून्यक, ये हमारा कहलाएगा बीटा। ये ध्यान रखें, द्विघात बहुपद में या द्विघात व्यंजक में, तो द्विघात बहुपद में शून्यक 2 होते हैं और वो दोनों शून्यक आपके अल्फा और बीटा कहलाएंगे। ये हो गए हमारे द्विघात बहुपद के शून्य। और शून्य का अर्थ मैंने आपको बता दिया कि वह संख्यात्मक मान, जैसा कि आपके इस द्विघात बहुपद को हम देखें तो इसमें अज्ञात राशि हमारी है x, तो x का वह मान जो पूरे व्यंजक को शून्य कर दे। x का कोई ऐसा मान हम सोचें और इसी में रखें तो इस पूरे बहुपद को शून्य कर दे, तो वह मान, वह संख्या इस द्विघात बहुपद का शून्य कहलाएगी। और द्विघात बहुपद में शून्य हमेशा 2 होते हैं, 2 संख्याएं, 2 शून्यक होते हैं। इसके बाद बात आती है शून्यक और गुणांकों में संबंध। अगला जो पॉइंट हमारा है वो अब हमारा आएगा शून्यकों में और गुणांकों में क्या संबंध है। द्विघात बहुपद के शून्यक, गुणांकों व शून्यकों में संबंध। गुणांकों व शून्यकों में संबंध, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हमारे जो गुणांक थे वो हो गए थे A, B, C और शून्यकों को हमने कहा है अल्फा और बीटा। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 चीज आपको ध्यान रखनी है प्रत्येक द्विघात बहुपद में। A, B, C शून्यक, शून्यक नहीं गुणांक, ये है गुणांक ABC गुणांक, और ये 2 जो हमारे हैं ये है हमारे शून्यक है, अल्फा और बीटा। आपको याद रखना है अल्फा और बीटा। तो किसी भी द्विघात बहुपद में A, B, C गुणांक और अल्फा और बीटा शून्यक, ये आपको याद रखना है।
अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि इन ए बी सी और अल्फा और बीटा में क्या संबंध है, यानी गुणांक में और शून्यकों में क्या संबंध है। तो पहला जो संबंध है इनका वो है अल्फा गुणा नहीं, पहले आप प्लस लिख सकते हो, गुणा हम बाद में लेंगे। पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा संबंध लेंगे हमें अल्फा गुणा बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, पहला संबंध। अल्फा प्लस बीटा यानी अगर दोनों शून्यकों को जोड़ दिया जाए तो वह किसके बराबर आएगा, -b/a के बराबर आएगा। और यहाँ पे b और a हमारे क्या थे, गुणांक। ठीक इसी प्रकार अल्फा गुणा बीटा, अगर अल्फा और गुणा बीटा कर दिया जाए तो हमारा परिणाम आना चाहिए c/a। तो इस संबंध को भी आपको याद रखना है। ये हमारे हैं गुणांकों व शून्यकों में संबंध। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है a b c क्या है और अल्फा बीटा क्या है। a b c ये हमारे गुणांक है, a b c ये हमारे गुणांक है जो बहुपद में हमें मिलेंगे। जैसे ये जो बहुपद दिया हुआ है 3x² + 5x - 2, तो इसमें a का मतलब हमारा हो गया x² का गुणांक। x² का गुणांक यहाँ पे 3 है तो a का मतलब हो गया 3। b का मतलब है x का गुणांक जो यहाँ पे इस प्रश्न में है हमारे 5, तो b का मतलब हो गया 5। और c का मतलब है हमारा अचर पद, जो संख्या है, संख्यात्मक मान है, वो हो गया हमारा -2। तो इस प्रकार आप प्रत्येक द्विघात बहुपद में से ऐसे a और b c को पहचानोगे। फिर बात आती है शून्यकों की, कि शून्यक हम कैसे पहचाने। तो शून्यकों को हमें ज्ञात करना पड़ता है। शून्यकों को ज्ञात करने के लिए हमें गुणनखंड विधि का प्रयोग करना होगा, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। और आपको गुणांकों व शून्यकों में संबंध का जो ये सूत्र है, ये संबंध है, आपको याद रखना है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि अल्फा और बीटा यानी शून्यक कैसे ज्ञात करें। अब आपका प्रश्न बनता है, जैसे हम चर्चा करते हैं इसी प्रश्न की। प्रश्न है हमारा 3x² + 5x - 2। ये एक द्विघात बहुपद है क्योंकि इसकी सबसे अधिकतम घात 2 है, राइट। अब हम अगर इसमें देखें, आपसे हम पूछें कि इसमें a क्या है, तो आप कहोगे जी a यहाँ पे 3 है, राइट। a बराबर b यहाँ पे क्या है, आप कहोगे 5, और c यहाँ पे क्या है -2। ये तो हमारे हो गए गुणांक। अब हमसे ये प्रश्न कहेगा कि इसके शून्य ज्ञात करो। गुणांक तो हमने ज्ञात कर लिए, इसके शून्य ज्ञात करो। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमें गुणनखंड का प्रयोग करना पड़ेगा, अर्थात हमें इसका गुणनखंड करना पड़ेगा, जो आपने पिछली कक्षाओं में की है। तो हम इसका गुणनखंड करते हैं। तो 3x² 5x, इस 5x के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि उन दोनों टुकड़ों को यदि जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो 5 आए, जोड़ने पर या घटाने पर 5 आए, और उन दोनों टुकड़ों को अगर गुणा कर दिया जाए तो 3 गुणा 6 आए। तो ऐसे टुकड़े हमको करने हैं। तो इसके टुकड़े हो जाएंगे प्लस का 6x और माइनस का x, और माइनस का 2 हमारा ऐसे कैसे आ जाएगा। इस 5x के हमने 2 टुकड़े कर दिए, एक 6x प्लस का, एक x माइनस का। अगर प्लस के 6x में से माइनस का 1 गया, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचे, और गुणा कर दे तो 6 एकम 6, 3 दूनी 6 और 6x² हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा टुकड़ा हो जाएगा। अब इनमें हम कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन आएगा हमारा 3 और x, ब्रैकेट 3 में 3 का भाग एक बार जाएगा, x² में x का भाग देंगे, x बचेगा, प्लस 3 दूनी 6
और x से x कट जाएगा। इन दोनों में कॉमन हम लेते हैं, कोई संख्या मिल नहीं रही है इसलिए कॉमन आ जाएगा माइनस और एक ऐसे की तरह। ये हमारा हो गया कॉमन। किसी भी संख्या में एक का भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होगी। तो x माइनस को माइनस से हम गुणा करेंगे तो प्लस, और ये हमारा आ जाएगा x प्लस 2। तो जब आप गुणनखंड करोगे तो ये ब्रैकेट की संख्या आपकी समान आ जाएगी। तो एक बार हम लिख लेते हैं ब्रैकेट वाली संख्या x प्लस 2, और एक बार हम लिख देंगे 3x माइनस 1, 3x माइनस 1। तो ये हमारे हो गए गुणनखंड। ये हमने इसके कर लिए गुणनखंड। अब गुणनखंड से शून्य प्राप्त करना है। ये जो गुणनखंड हमने किया है ये हमने पिछली कक्षाओं में किया है, ठीक। अब इन गुणनखंडों से हम शून्य को प्राप्त करेंगे। तो मैं ये भी आपको बता देता हूँ, हमारे गुणनखंड बढ़ रहे हैं x प्लस 2, x प्लस 2, और दूसरा गुणनखंड हमारा बन रहा है 3x माइनस 1, 3x माइनस 1। ये हमारा गुणनखंड बन रहा है। तो अब इस गुणनखंड से हम प्राप्त करेंगे शून्य। शून्य कैसे प्राप्त करेंगे ये आपको सीखना है, ये आपके लिए नई बात है। तो x प्लस 2 हम लेते हैं, तो x प्लस 2, इसके आगे हम लिख देते हैं बराबर 0। अब हम इस 2 का पक्षांतरण कर देंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा x बराबर माइनस का 2। पक्षांतरण होने पर चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का है माइनस का 2 हो जाएगा। तो पहला शून्य हमारा आ गया x बराबर माइनस 2। ठीक इसी प्रकार दूसरा गुणनखंड हमारा है, या दूसरा गुणनखंड हमारा है 3x माइनस 1। इसमें भी हम करेंगे बराबर 0, और इस माइनस 1 का हम पक्षांतरण कर देंगे तो 3x बराबर ये हो जाएगा हमारा प्लस का 1। इसके बाद हम यहाँ से 3 को हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर 1/3। तो हमारा दूसरा शून्य आ जाएगा 1/3। इस प्रकार हम गुणनखंड से शून्य प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, ये गुणनखंड हमारा हो गया। पहला गुणनखंड हमारा आया x प्लस 2। तो इस गुणनखंड से हम शून्य प्राप्त करने के लिए इस x प्लस 2 को लिखकर बराबर 0 कर देंगे। उसके बाद में x ऐसे कैसे आ जाएगा, और ये जो संख्या है इसका हम पक्षांतरण कर देंगे। ये प्लस का 2 है तो उधर जाते ही माइनस का 2 हो जाएगा, और हमारा पहला शून्य आ जाएगा x बराबर माइनस 2। ठीक इसी प्रकार हमारा जो दूसरा गुणनखंड है वो है 3x माइनस 1। इसके साथ भी हम ऐसा ही करेंगे, 3x माइनस 1 और बराबर लिख देंगे 0। ठीक है, उसके बाद में माइनस 1 को हम पक्षांतरण करेंगे उधर की साइड, तो ये हो जाएगा 3x बराबर, और पक्षांतरण करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ये माइनस का 1 था, उधर जाते ही प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम 3 को जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 1/3। इस प्रकार हम शून्य प्राप्त कर लेंगे। तो हमारे जो शून्य का है इस प्रश्न में, वो पहला शून्य का हमारा आया x बराबर माइनस 2, x बराबर माइनस 2, और दूसरा जो शून्य का हमारा आ रहा है वो है हमारा x बराबर 1/3। अब मैंने आपको जब शुरू में इस पॉइंट को हमने शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि शून्य को हम किस से प्रदर्शित करते हैं, इसका प्रतीकात्मक रूप क्या है। तो मैंने बताया था अल्फा और बीटा। तो पहला शून्य का है ये हमारा हो जाएगा अल्फा, इसे आप कह सकते हो अल्फा बराबर माइनस 2, और दूसरा शून्य का है उसको हम कह सकते हैं बीटा, ये हमारा हो जाएगा बीटा बराबर 1/3। ये हमारे हो जाएंगे अल्फा और बीटा। अब आपके द्विघात व्यंजक में ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, और अल्फा और बीटा भी आ गया। इसके बाद आपको आगे ए बी सी अल्फा और बीटा, इनमें आपस में क्या संबंध है ये आपसे पूछा जाएगा। तो इन संबंधों की चर्चा हम करते हैं।
जो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। अभी आप इनका गुणनखंड करके और शून्य प्राप्त करने का अभ्यास करें। इसके बाद में मैं आपको इन प्रश्नों में संबंधों की जांच करना भी बताएंगे। आप खुद इसका अभ्यास करें, अभ्यास करके और इनके शून्य प्राप्त करने की कोशिश करें।